हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में लोक विकास और पर्यावरण वाले यूनिट से जो है 90 प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी शामिल किए गए हैं जो कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके साथ ही साथ आपको दो ऑप्शन इसमें मिल जाता है। आप चाहो तो इस वीडियो को प्रैक्टिस सेट की तरह भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहो तो आप इसको वन लाइनर की तरह पूरा वीडियो देख सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, जिससे आपको देखने में परेशानी हो। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो जितना कम से कम टाइम में हो सकता है उतने कम टाइम में बनाऊं, ताकि आप आसानी के साथ इस वीडियो को देख लें। और यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर सकते हैं इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पर देखते हैं। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत सारे प्रश्नों को इसलिए एक वीडियो में शामिल किया गया है कि बहुत सारे वीडियो आपको देखने की आवश्यकता न पड़े। तो यहाँ पर देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ज्वालामुखी विस्फोट के लिए सही विवरण क्या है इन चारों विकल्पों में से। अगर आपको आंसर पता होगा तो आप जवाब देते हुए चलिएगा, और लगे कि वीडियो फास्ट है तो आप वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, फिर उसके बाद जो है जवाब देने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी आपका दोनों सही हो जाएगा, यानी कि पहला जो है गैस और राख ऊर्ध्वाधर विस्फोट, और बी जो ऑप्शन है लावा, राख और जहरीले गैसों का मिश्रण। प्रश्न देखिए, यहाँ से समझ लीजिए कि ज्वालामुखी विस्फोट के लिए सही विवरण क्या है। तो देखिए, ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें से गैस भी निकलती है, राख भी निकलता है और ऊर्ध्वाधर वो विस्फोट भी होता है। उसके साथ साथ लावा, राख और जहरीले गैस का मिश्रण भी बाहर आता है। तो यहाँ पर ये ए और बी दोनों सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी आपका क्या है, राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण किस रूप में ज्वालामुखी विस्फोट का विवरण किया जा सकता है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मौसम में परिवर्तन के रूप में। प्रश्न में क्या पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण किस रूप में ज्वालामुखी विस्फोट का विवरण किया जा सकता है, तो मौसम के परिवर्तन में। देखिए, जहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वहाँ ज्वालामुखी से अंदर से जो निकलते हैं लावा और बहुत सारे धूलकण भी निकलते हैं, बहुत सारा राख भी निकलता है। तो वो क्या करता है, पूरे आसमान को उधर आसपास ढक लेता है। हो सकता है कि वो राख 6 महीने तक रहे, 3 महीने तक, तो आसपास के जो है वेदर को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मौसम में परिवर्तन। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से सुनामी किन कारणों से उत्पन्न होती है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, महासागरों में शक्तिशाली भूकंप और भूस्खलन के कारण जो है सुनामी उत्पन्न होती है। आपको याद करना है, प्रश्न में यही पूछा गया है कि सुनामी किन कारणों से उत्पन्न होती है। तो महासागरों में शक्तिशाली जो भूकंप आते हैं और महासागरों के अंदर जो भूस्खलन होते हैं उसी के कारण से जो है सुनामी आती है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भूकंप के दौरान तनाव के निर्माण और निर्मुक्त होने का वर्णन करता है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी जो है आपका भूकंप के दौरान तनाव के निर्माण और निर्मुक्त होने का वर्णन करता है। आपको याद कर लेना है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, यहाँ पर अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से भूकंप के परिणाम स्वरूप भू विस्थापन की मात्रा को क्या कहा जाता है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, उसको स्लिप कहा जाता है। आपको याद कर लेना है। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से भूकंप के परिणाम स्वरूप भू विस्थापन की मात्रा को क्या कहा जाता है, तो उसको स्लिप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि वह बिंदु जहां से भूकंपीय हलचल
सर्वप्रथम उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं इन चारों विकल्पों में से? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, फोकस उसको कहा जाता है। वह बिंदु जहां से भूकंपीय हलचल सर्वप्रथम उत्पन्न होती है, यानी कि पहले उत्पन्न होती है, पहली बार तरंग वहां पर पहुंचती है, तो उसको फोकस कहते हैं, आपको याद कर लेना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम भूकंप के दौरान सही प्रकार से पहले से बाद में पहुंचने वाली तरंगों का अनुक्रम दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ भूकंपीय तरंगे दी गई हैं और आपको सही अनुक्रम में इसको लगाना है यहाँ इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले पी तरंग आती है, फिर एस तरंग, फिर उसके बाद सतही तरंग, यानी इसके बाद जो है एल तरंग आता है, आपको याद रखना है। और यल तरंग जो है सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है, क्योंकि ये तरंग जो है जिग जैग ऐसे मतलब ये ट्रेवल करती है किस पे? भूपर्वटी में या हमारे स्थल मंडल में, तो इसलिए ये सर्वाधिक विनाशकारी है। और सबसे पहले पी तरंग हमारी भूतल पे या धरातल पे क्या है पहुंचती है, आपको ये भी याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भूकंप के केंद्र का पता लगाने के लिए कितने सिस्मोग्राफ स्टेशनों की आवश्यकता होती है इन चार विकल्पों में से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 सिस्मोग्राफ स्टेशनों की आवश्यकता होती है भूकंप के केंद्र का पता लगाने के लिए, तो आपको याद कर लेना है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर आने वाले कुल भूकंपों की तुलना में पृथ्वी की प्लेटों की सीमाओं पर स्थित भौगोलिक क्षेत्रों में आने वाले भूकंपों का अनुमानित प्रतिशत कितना है इन चारों विकल्पों में से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 90% है, आपको याद करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प से मिलकर भूगर्भीय तरंगे बनती हैं इन चारों विकल्पों में से? तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पी और एस तरंगों के द्वारा जो है मिलकर जो है भूगर्भीय तरंगे बनती हैं, आपको यहाँ पे ये याद करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि सामान्य तौर पे निम्नलिखित में से कौन सी सबसे विनाशकारी भूकंप तरंग है इन चारों विकल्पों में से? मैंने अभी आपको बताया था ऊपर, तो आप इसका राइट आंसर आई होप कि आप दे सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सतही तरंग। सतही तरंग के अंतर्गत जो है यल तरंग आता है, आपको याद कर लेना है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी भारतीय तटीय क्षेत्रों में सुनामी का अनुभव किया गया इन चार विकल्पों में से? तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2004 में। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से किस वर्ष में मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी भारतीय तटीय क्षेत्रों में सुनामी का अनुभव किया गया था? तो 2004 में, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ए भूकंप रिक्टर स्केल पर 7 का आंकड़ा दर्शा रहा है और बी भूकंप रिक्टर स्केल पर 6 का आंकड़ा दर्शा रहा है। तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस प्रश्न के संदर्भ में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ए भूकंप बी की तुलना में 100 गुना अधिक है। तो यहाँ पर आप देखिए ए भूकंप जो है आपका बी की तुलना में 100 गुना अधिक तीव्र जो है गति को दर्शाता है। यहाँ पर याद करना है आपको, ऑप्शन बी क्या है राइट आंसर इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि भूकंप की तरंगे जिनको अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में जाना जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, उन्हें जो है द्वितीय तरंगे कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है इन चारों विकल्पों में से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, भूकंप। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि कौन सी प्राकृतिक आपदा जो है पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा के परिणाम स्वरूप जो है उत्पन्न होती है? तो भूकंप उत्पन्न होता है, आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंप के उच्च जोखिम वाले जोन के अंतर्गत आता है इन चारों विकल्पों में से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, हिमालयी क्षेत्र। हिमालयी क्षेत्र जो है आपका भूकंप के उच्च जोखिम वाले जोन के अंतर्गत आते हैं भारत में, आपको याद करना है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे अधिक घटित होने वाली प्राकृतिक आपदा है इन चारों विकल्पों में से? तो इसका जो राइट
हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बाढ़। तो बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो भारत में सबसे अधिक घटित होती है। यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भूकंप से संबंधित नहीं है इन चारों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्रेटर। देखिए ये ज्वालामुखी से संबंधित है, आपको याद करना है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। देखिए अगले प्रश्न में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन प्राकृतिक घटना के लिए मुख्य कारक तत्व सौर ऊर्जा है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी, यानी कि वर्षा, पवन और पृथ्वी पर विभिन्न क्षरण प्रक्रियाएं। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से किन प्राकृतिक घटना के लिए मुख्य कारक जो है तत्व और सौर ऊर्जा है। तो यहाँ पर ये तीनों सही हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तटीय आपदाओं के विरुद्ध सबसे अधिक विश्वसनीय सुरक्षा बचाव का उपाय हो सकता है इन चारों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मैग्रो। मैग्रो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैग्रो 1। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से तटीय आपदाओं के विरुद्ध सबसे अधिक विश्वसनीय सुरक्षा बचाव का उपाय हो सकता है, तो मैग्रो 1 आपको याद करना है। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। और भारत में जो है मैग्रो 1 कहाँ पर पाए जाते हैं, तो सुंदरवन डेल्टा में, आपको ये भी याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का अधिकांश जल निम्नलिखित में से किस रूप में है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ज़्यादातर जो जल है पृथ्वी पर वो महासागर के अंतर्गत आते हैं, आपको याद करना है यहाँ पर। अगर हम पृथ्वी के समस्त भाग की बात करें तो इसमें से 4 भाग में से आपका 3 भाग पर जो है पानी का विस्तार है और 1 भाग पे लैंड का विस्तार है। अगर इसको प्रतिशत में हम बात करें प्रतिशत में, तो 75% भाग पे जो है पानी है पृथ्वी के और 25% भाग पे लैंड्स का यानी कि स्थल रूपों का विस्तार है। यहाँ पर ये भी आपको याद करना है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। देखिए अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा हर वर्ष भारतीय लोगों को सबसे अधिक प्रभावित करती है, इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है। और ये प्रश्न जून 2007 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बाढ़। तो प्रश्न में यही पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सी प्राकृतिक आपदा हर वर्ष भारतीय लोगों को सबसे अधिक प्रभावित करती है, तो बाढ़। बाढ़ ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो भारतीय लोगों को सबसे अधिक प्रभावित करती है, आपको याद करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पृथ्वी में जिस बिंदु पर सबसे पहले विदीर्ण होता है उसको क्या कहा जाता है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, हाइपोसेंटर उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि अचानक आई बाढ़ यानी कि फ्लैश फ्लड सामान्य बाढ़ से निम्नलिखित संदर्भ में अलग है, यानी इन चारों विकल्पों में से किससे अलग है अचानक आई बाढ़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी से। ए और बी आपका राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए पहले ए में क्या दिया गया है, जल के स्तर में अचानक से वृद्धि, और बी जो है इसमें अधिक हानि होने की संभावना होती है अचानक से आई बाढ़ में, आपको याद रखना है यहाँ पर। इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या था, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों को मेंशन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग बाढ़ रोकने के लिए किया जाता है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी, यानी कि बांध बनाना, घुमावदार धाराएं, और सी जो है आपका सीवेज सिस्टम, जो है सीवरेज का जो सिस्टम होता है जो कि शहरों में अंडरग्राउंड पानी बाहर निकालने के लिए जो है पूरी तरह से बनाया जाता है। तो इन तीनों का जो है होना बहुत ही आवश्यक है बाढ़ को रोकने के लिए, बांध बनाना, घुमावदार धाराएं, और सी जो है सीवेज सिस्टम का निर्माण हर शहरों के अंतर्गत। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न में हमारा राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से रिक्टर पैमाने का उपयोग किसके लिए किया जाता है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, भूकंप से निर्मित हुई ऊर्जा की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए जो है रिक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है, भूकंप से निर्मुक्त हुई ऊर्जा की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए।
तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जल चक्र के 3 मुख्य घटक कौन से हैं इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण, संक्षेपण और वर्षा। ये सभी जो है जल चक्र के 3 मुख्य घटक होते हैं, आपको याद कर लेना है, वाष्पीकरण, संक्षेपण और वर्षा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है, इस प्रकार के भी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि लगभग एक जैसी प्राकृतिक आपदा लेकिन इसको विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें मिलान करना है। देखिए पहली सूची में घटना के बारे में दिया गया है, दूसरी सूची में देश के बारे में दिया गया है। तो आइए इसको मैच कर लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, पहले देखिए पहला मैच करेगा पहले के साथ, चक्रवात, यानी कि चक्रवात जो है भारत के अंतर्गत आता है ज़्यादातर। फिर उसके बाद जो है बी दूसरे के साथ मैच करेगा, तूफान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है। देखिए जो भारत में चक्रवात आते हैं, टोर्नीडो जो होते हैं उसको जो है चक्रवात बोलते हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका में आएगा तो इसको तूफान बोलते हैं, और चीन में अगर ये आता है तो इसको टाइफून बोलते हैं, और यहाँ पर विली विली जो है इसको ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है। तो एक ही प्रकार की ये आपदा है प्राकृतिक, लेकिन अलग अलग देशों में इनका नाम अलग अलग है। तो इस प्रकार से आप इसको मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जिस प्रकार से हमने मैचिंग किया है। तो इसी प्रकार से जो है आप इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे एग्जाम में। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चक्रवात जैसी घटना से बचने का उपाय हो सकता है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। पहला जो है एक सुरक्षा मार्ग को तैयार करें, और बी जो है आपका आपातकालीन भोजन और पेयजल की व्यवस्था करें। ये जो है आपका इन चारों विकल्पों में से एक चक्रवात जैसी घटना से बचने का जो है उपाय हो सकता है, आपको याद करना है। यहाँ पर ऑप्शन सी क्या है राइट आंसर, क्योंकि ए और बी इसमें दोनों मेंशन है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सुनामी लहरें जैसे जैसे सागर तट के निकट आती हैं अपनी ऊर्जा क्रमशः खो देती हैं, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सुनामी की लहरों को आगे बढ़ने के लिए कम गहराई का मिलना जो है, इसके वजह से जो है सुनामी जैसे जैसे तट के किनारे आती है वैसे वैसे इसका वेग क्या होता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या है आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ज्वालामुखी विस्फोट का मुख्य प्रभाव क्या है इन चारों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, राख सामग्री का उड़ना। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि चारों विकल्पों में से ज्वालामुखी विस्फोट का मुख्य प्रभाव क्या है। तो राख सामग्री का उड़ना जो है ज्वालामुखी विस्फोट का मुख्य प्रभाव होता है, आपको याद करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी जीव जंतु की संपूर्ण प्रजाति का विनाश होने को रेखांकित करने के लिए प्रयोग किया जाता है इन चारों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, विलुप्त होना। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प किसी जीव जंतु की संपूर्ण प्रजाति का विनाश होने को रेखांकित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो विलुप्त होना, यानी कि बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं, प्रजातियां हैं जो आज विलुप्त होने के कगार पे हैं। तो इसके लिए जो है कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है, विलुप्त होना। तो ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ओजोन की परत के बारे में सही है इन चारों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी, यानी कि यह अधिकांश यूवी विकिरण को जो है अवशोषित कर लेती है, यानी कि जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें होती है उनको अवशोषित कर लेती है ओजोन लेयर। बी जो है आपका यह यूवी विकिरण यानी कि जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको छानने का कार्य करती है। और सी जो ऑप्शन है, इसकी रिक्तता से कैंसर जैसा रोग हो सकता है, यानी कि अगर ओजोन लेयर कम है या नहीं है तो जिसके कारण से पराबैंगनी जो किरणें हैं वो धरती तक आएंगी और हमारे स्किन पे पड़ेंगी और हमें कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं, और स्किन प्रॉब्लम जैसे कई सारी बीमारियां हमें हो सकती हैं। तो इसकी रिक्तता से जो है कैंसर जैसा रोग हो सकता है। तो ये तीनों सही हो जाएगा ओजोन परत के बारे में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भूतापन का मुख्य कारण कौन सा है इन चारों में से।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म ईंधन का जलना। प्रश्न में क्या पूछा गया कि भूतापन का मुख्य कारण कौन सा है? जीवाश्म ईंधन का जलना। अब देखिए कैसे जो है भूतापन का मुख्य कारण है, क्योंकि जब हम जीवाश्म ईंधन का दोहन करते हैं या जलाते हैं तो उसमें से कुछ अवशेष निकलते हैं और कई सारी गैसें भी रिलीज होती हैं, जिसके वजह से जो है भूतापन बढ़ता है आपका। तो ये मुख्य कारण है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत जो है पेट्रोल है, डीजल है, जो कि धरातल के नीचे से जो है इसको निकाला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है इन चारों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन जो है आपका हरित गृह गैस नहीं है, आपको याद करना है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, ये सभी जो है हरित गृह गैसें हैं, आपको याद कर लेना है। लेकिन इसमें से हाइड्रोजन क्या है आपका हरित गृह गैस नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि ज्वालामुखी विस्फोट जलवायु को प्रभावित कर सकते हैं, क्यों कर सकता है प्रभावित? इसके संदर्भ में चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ज्वालामुखीय धूल और गैस वायुमंडल की ऊपरी परतों को जो है आच्छादित कर सौर विकिरण को अवशोषित करने का कार्य करती हैं, जिससे वहाँ के आसपास का वेदर जो है प्रभावित होता है, मौसम प्रभावित होता है। जैसे कि मैंने अभी एक क्वेश्चन में आपको पीछे बताया था कि ज्वालामुखी के द्वारा बहुत सारा राख भी निकलता है, तो वो राख क्या करता है हमारे वायुमंडल को कवर कर लेता है, जिससे कि सूर्य की किरणें धरातल तक नहीं पहुँचती है। तो इस कारण से टेम्परेचर जो है उसके आसपास का जो है कम हो सकता है और मौसम में परिवर्तन भी इससे हो सकता है। और ये जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, ये 6 महीने भी रह सकता है, 1 साल भी ये जो पूरे आसमान को आसपास के कवर करके रखा रह सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सागरीय जल का स्तर मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से बढ़ता है, यानी कि किस कारण से बढ़ता है सागरीय जल, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, हिमनदों के पिघलने से जो है सागरीय जल जो है उसका स्तर जो है मुख्य रूप से बढ़ता है। हिमनद का मतलब जो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ जमे होते हैं, टेम्परेचर के कारण जो है बर्फ पिघलते हैं और नदी के माध्यम से जो है समुद्र में आके गिरते हैं, और जिसके कारण से समुद्र का या सागर का जो है जल स्तर जो है बढ़ जाता है मुख्य रूप से। तो ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1990 के स्तर की तुलना में 6 हरित गृह गैसों का उत्सर्जन कम करना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम करना, मीथेन का कम करना, ऐसी गैसें जो ऊष्मा को जो है सोख कर रखती हैं, ऊष्मा को ट्रैप करती हैं, ऊष्मा को होल्ड कर लेती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। और ये क्या करती हैं रात के समय में हमारे इन्वायरमेंट को जो है गर्म रखने का काम करती हैं। अगर ये गैसें नहीं रहेंगी तो रात के समय में हमारा वायुमंडल का जो टेम्परेचर है इतना कम हो जाएगा, जिससे कि जो है यहाँ पे बर्फ गिर सकती है या आसपास के जो जल हैं, जल के जो स्रोत हैं वो जमने लग सकते हैं। तो ये रात में हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म रखती हैं, जो आपके हरित गृह गैसें होती हैं, आपको ये भी याद करना है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उन क्षेत्रों से किस गैस का उत्सर्जन होता है जहां पर धान की खेती की जाती है। यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जहां पर धान की खेती की जाती है तो वहां से किन गैसों का उत्सर्जन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मीथेन का। जहां धान की खेती होती है तो वहां से मीथेन गैसों का उत्सर्जन ज़्यादा होता है, आपको यहाँ पर याद कर लेना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एल नीनो ला नीनो किस घटना के लिए उत्तरदायी हैं इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों घटनाओं के लिए उत्तरदायी हैं। पहला जो है वैश्विक तापमान की स्थिति में विपरीत दिशाओं में परिवर्तन करने हेतु कार्य करना, बी जो है वर्षा पद्धति में परिवर्तन लाना। तो इसके कारण से ये घटनाएं जो होती हैं, देखिए एल नीनो जो है आपकी गर्म जलधारा है और ला नीनो जो है आपकी ठंडी जलधारा है। एल नीनो जो है हमारे भारतीय मानसून को जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं एल नीनो और ला नीनो धाराएं। देखिए एल नीनो धारा जब भारतीय ओशियन में जो है
एंटर्ड करती है तो ये मानसून को और तीव्र कर देती है, यानी सक्रिय कर देती है। तो इस स्थिति में यानी कि जब एल नीनो धारा आती है हमारे भारतीय ओशियन में तो ये जो है वेदर को और भी स्ट्रांग बना देती है। इससे जो है भारत में जो है बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और ला नीनो जब जलधारा आपकी इंडियन ओशियन में आती है तब ये मानसून को वीक करती है। उस स्थिति में भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में सूखा पड़ता है। ये घटनाएं जो है 4 वर्षों में, हर 4 वर्षों में एक बार होती हैं, तो आपको ये भी याद कर लेना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हरित गृह प्रभाव में भूतापन पृथ्वी की सतह के अलावा निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करता है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल को यह प्रभावित करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि ज्वारीय ऊर्जा को संभावी अक्षय ऊर्जा के रूप में देखा जा रहा है। निम्नलिखित में से ज्वार भाटा के उत्पन्न होने का मुख्य कारण कौन सा है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। इसी के कारण से जो है आपका ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ज्वार का मतलब जब जल ऊपर उठता है ओशियन में तो उसको ज्वार कहते हैं, जब उसका पानी नीचे की तरफ गिरता है तो उसको भाटा कहते हैं। तो आपको याद रखना है। और ये किस कारण से उत्पन्न होते हैं, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि जैव विविधता को इस रूप में वर्णित किया जाता है, यानी किस रूप में वर्णित किया गया है जैव विविधता को इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, वातावरण विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों के अंतर्गत जो है जैव विविधता को जो है वर्णित किया गया है। जैव विविधता का मतलब वहाँ पे बहुत सारी वैरायटियाँ, यानी चाहे आप वनस्पतियों के ले लें या चाहे आप जीव जंतुओं की ले लें, तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटियाँ देखने को मिलती है। बहुत सारे डिफरेंट आपको अलग अलग तरह के जीव, अलग अलग तरह की जो है वनस्पतियाँ देखने को मिलती है, जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। और ये कहाँ पर होती है, जहाँ ज़्यादातर वर्षा होता है वहाँ पर आपको जैव विविधता ज़्यादातर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि कोई जीव किसी विशेष स्थान पर जीवित रहने के लिए कितना उपयुक्त है को क्या कहा जाता है, यानी उपयुक्त है इसको क्या कहा जाता है, इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुकूलन। यानी कि कितना अनुकूल परिवेश या परिस्थिति है उस स्थिति पर निर्भर करता है कि कोई जीव किसी विशेष स्थान पर जीवित रहने के लिए कितना उपयुक्त जो है रह सकता है, यानी कि वहाँ का अनुकूल जो है स्थिति, दशा और उसके लिए खाना या सब कुछ जो है वहाँ का एनवायरनमेंट है या सही नहीं, तो ये मायने रखता है। तो ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुकूलन। अगर कोई भी प्रश्न फ्रेंड्स अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसे बताऊंगा। कोई गलत क्वेश्चन होता है तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर अवेयर करें। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से राज्य को बाघ राज्य यानी टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है, यानी किस राज्य को जो है बाघ राज्य या टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को जो है बाघ राज्य या टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में यहाँ पर पूछा जा रहा है, देखिए ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है। पहले सूची में जो है राष्ट्रीय उद्यान के बारे में दिया गया है और दूसरी सूची में राज्य के बारे में, यानी कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है इसके बारे में पूछा जा रहा है। ये प्रश्न दिसंबर 2008 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर जो आइए पहले इसको मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका पहला मैच करेगा वो दूसरे के साथ, यानी कि पेरियार जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो केरल में स्थित है। और उसके बाद जो बी जो आपका मैच करेगा वो तीसरे के साथ मैच करेगा। यहाँ पर नंदन कानन जो राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान में स्थित है आपका। फिर उसके बाद जो सी ऑप्शन है वो IB यानी चौथे के साथ यहाँ पर मैच करेगा। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में आपका स्थित है। और चौथा जो यानी कि डी जो आपका मैच करेगा वो पहले के साथ मैच करेगा, यानी सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है ये उड़ीसा में स्थित है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप राष्ट्रीय उद्यान और राज्य को जो है मैच कर सकते हैं। यहाँ पे मैचिंग वाला क्वेश्चन आपको अलग यूनिट में अलग अलग तरह से देखने को मिल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, जिस अकॉर्डिंग मैंने मैच किया है, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जिस प्रकार से हमने मैचिंग किया है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि महान भारतीय सोहन चिड़िया कहाँ पाई जाती है,
इन चारों विकल्पों में से? तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान का, मतलब राजस्थान के जो थार का रेगिस्तान है वहां पर जो है महान भारतीय सोहन चिड़िया जो है पाई जाती है, आपको याद करना है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। देखिए अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि टर्पेंटाइन तेल जिसका उपयोग दवा बनाने वाली कंपनियां द्वारा किया जाता है, इसका स्रोत कौन सा है, यानी कि ये कहां से प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है इन चारों विकल्पों में से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, चीरपीन। चीरपीन के द्वारा जो है इसको प्राप्त किया जाता है। टर्पेंटाइन तेल जो होता है जिसका इस्तेमाल जो है दवा बनाने वाली कंपनियां करती हैं, तो ये चीरपीन से जो है इसको प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव विविधता यानी कि हॉटस्पॉट के संदर्भ में सही है इन चारों में से? तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। पहला जो है यहाँ प्रजातियों को मनुष्य जाति से खतरा है, और बी जो है इस जीव भौगोलिक क्षेत्र में जो है स्थानिक प्रजातियों का निर्दिष्ट प्रतिशत होता है। मैंने अभी बायोडायवर्सिटी के बारे में आपको ऊपर बताया था कि बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत जो है वहाँ की वनस्पतियाँ, वहाँ के जीव जंतुओं में बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती है, यानी अलग अलग तरह की स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगी और अलग अलग तरह के वनस्पतियों में वैरायटी आपको देखने को ज़्यादातर मिलेंगी। और ये जैव विविधता ज़्यादातर कहाँ पर मिलेंगी? जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस पर्वतीय शिखर के पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए सागर मंथन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है इन चारों विकल्पों में से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा में। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन जो कि 1974 में मूल रूप से वातावरण की सुरक्षा के लिए प्रारंभ हुआ, जो है इसका उद्गम राज्य कौन सा है, यानी किस राज्य से जो है इसकी स्टार्टिंग हुई थी चिपको आंदोलन की? तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पैरोलिसिस जिसको ठोस अपशिष्ट निपटान की विधि माना जाता है मूल रूप से किसके साथ संबंधित है इन चारों विकल्पों में से? तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, वायु की अनुपस्थिति में तापन करना, ये इसके साथ जो है संबंधित है। ऑप्शन ए क्या है आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन संभवित परिवर्तनों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण है इन चारों विकल्पों में से किसका? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी, यानी कि पर्यावरण की भौतिक विशेषताएं, बी जो है पर्यावरण की जैव भौतिक विशेषताएं, और सी ऑप्शन है पर्यावरण की सामाजिक आर्थिक विशेषताएं। प्रश्न में यही पूछा गया कि पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन संभवित परिवर्तनों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण कौन सा है? तो ये तीनों हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि भूतापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है इन चारों विकल्पों में से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, वातावरण में मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि, इसी के कारण से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी कि हमारे वायुमंडल का तापमान जो है बढ़ रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में यहां पर पूछा जा रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत कितनी ऐसी हरित गृह गैसें हैं जिनके उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा गया है इन चारों विकल्पों में से? तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 गैसें। प्रश्न में यही पूछा गया कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत कितने ऐसी हरित गृह गैसें हैं जिनके उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 6 प्रमुख गैसें हैं, आपको याद करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसी विशेष प्रजातियां जिनको जैविक रूप से पृथक क्षेत्रों पर विकसित किया जाना चाहिए इनमें से कौन सी हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्थानिक प्रजातियां। प्रश्न में क्या पूछा गया कि ऐसी विशेष प्रजातियां जिनको जैविक रूप से पृथक क्षेत्र पर विकसित किया जाना चाहिए, वो है स्थानिक प्रजातियां। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगले प्रश्न में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रामसर कन्वेंशन का संबंध किसके संरक्षण से है इन चारों में से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, जल निकायों से।
यहाँ प्रश्न में क्या पूछा गया कि रामसर कन्वेंशन का संबंध किस संरक्षण से है, तो जल निकायों से जो है ये आपका संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि ग्रेट इंडियन राइनो का प्राकृतिक घर कौन सा है इन चारों विकल्पों में से, तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए राइनो का मतलब जो आपका गैंडा होता है, गैंडा एक जीव है, जानवर है, उसी को जो है राइनासोरस कहते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि ग्रेट इंडियन राइनो का प्राकृतिक घर कौन सा है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जहां पर ज्यादातर गैंडे देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन पदार्थ जो है जैव संचय और खाद्य श्रृंखला के प्रदूषण का कारण बनता है इन चारों में से, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कीटनाशक। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा रसायन पदार्थ जैव संचय और खाद्य श्रृंखला के प्रदूषण का कारण बनता है, तो जो कीटनाशक होता है, जो कि हम फल, साग, सब्जियां और भी कई सारे जो हम फसल बोते हैं उस पर कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, ये सभी रसायन जो है जैव संचय और खाद्य श्रृंखला के प्रदूषण का कारण बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि मृदा प्रदूषकों का सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन किया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है इन चारों में से, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसको जो है बायोरे मेडिसिन जो है कहा जाता है, बायोरे मेडिसिन कहा जाता है। आपको याद करना है यहाँ पर ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा, बायो रेमेडिसिन कहा जाता है आपका। यहाँ पे मृदा प्रदूषकों का सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन किया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा सा समस्या हो जाता है, तो आप इसको थोड़ा सा केयरफुली प्रोनाउंसिएशन करिएगा। तो अगले प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित का मिलान करें, यानी ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है। एक तरफ सूची 1 में हानि के बारे में दिया गया है, सूची 2 में जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के बारे में दिया गया है। तो आइए इसको मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला जो आपका मैच करेगा वो चौथे के साथ यहाँ पर मैच करेगा, यानी ओजोन की परत का क्षय, ये जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। और बी जो आपका मैच करेगा वो दूसरे के साथ मैच करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है कम करना है, ये क्योटो प्रोटोकॉल के साथ संबंधित है। ये समझौते होते हैं और यहाँ पे कई सारे देश जो है भागीदारी करते हैं और कुछ निर्णय लेते हैं किसी समस्या को किसी निश्चित समय में दूर करने के लिए। और यहाँ पे सी जो ऑप्शन आपका मैच करेगा वो तीसरे के साथ मैच करेगा, यानी कि संधारणीय विकास, ये रियो शिखर सम्मेलन के साथ संबंधित है। और डी जो आपका मैच करेगा वो आपका मैच करेगा पहले के साथ, यानी खतरनाक अपशिष्ट, ये जो है बेसल सम्मेलन के साथ संबंधित है। अब मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर कि ये सारे जितने भी सम्मेलन हैं इसमें कई देश जो है भागीदारी करते हैं और किसी एक समस्या पे जो है डिस्कस किया जाता है और उसको किसी निश्चित समय में जो है दूर करने का या कम करने का प्रयास किया जाता है। तो जिस हिसाब से हमने मैच किया है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि टेलमेकॉक शेर निम्नलिखित में से किस स्थान की स्थानिक प्रजाति है इन चारों में से, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी की प्रजाति है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सबसे प्रभावी बायोडिग्रेडेबल विधि है इन चारों विकल्पों में से, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, खाद बनाना। यहाँ पर जो है ये डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो जैविक रूप से नेचुरली रूप से जो है अपघटित हो जाएं, और ऐसे जो पदार्थ जो नेचुरली रूप से अपघटित नहीं होते हैं उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोला जाता है। आपको याद कर लेना है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा जा रहा है, यहाँ अगले प्रश्न में देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जंगली या एशियाई या भारतीय भैंस अधिकतर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं इन चारों में से, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी हिमालयी क्षेत्रों में जो है ज़्यादातर जो है आपके भारतीय भैंसें जो है पाई जाती हैं। आपको याद रखना है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विश्व विरासत स्थल का सम्मान देती है इन चारों विकल्पों में से, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यूनेस्को। यह एक संस्था है
जो कि ज़्यादातर विश्व भर में जितने भी विश्व विरासत हैं, पुरानी इमारतें हो गई और या विश्व धरोहर हो गए, इसके अंतर्गत जो है ये संस्था उनको जो है शामिल करती है वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत, यानी ये यूनेस्को संस्था के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न भी जो है मैचिंग वाला प्रश्न है। सूची 1 में अभ्यारण्य के बारे में दिया गया, सूची 2 में राज्य के बारे में दिया गया है। तो आइए इसको मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला मैच करेगा पहले के साथ, यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में पाया जाता है और इसी उद्यान में जो है एक सींग वाला गैंडा भी पाया जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ पे बी जो मैच करेगा आपका दूसरे के साथ मैच करेगा केओलाडो राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में स्थित है। और यहाँ पे सी जो मैच करेगा वो तीसरे के साथ मैच करेगा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। और इसके बाद नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आप इस प्रकार से मैच कर लेंगे और कूट में चेक कर लेंगे कि आपके मैचिंग के अकॉर्डिंग कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसमें अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2017 के आरंभ में भारत में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी थी इन चारों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 18 थी। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि 2017 के आरंभ में भारत में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी थी, तो 18 थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि MAB का अर्थ क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी मैन एंड जो है बायोस्फीयर जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा MAB का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यूनेस्को की MAB सूची में भारत में स्थित कितने जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र आते हैं इन चारों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 10 जो है आरक्षित क्षेत्र आते हैं, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को की MAB सूची के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यूनेस्को का अर्थ क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, इन चारों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो इसका फुल फॉर्म होता है यूनेस्को का, आपको याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लुप्त प्राय प्रजातियां ऐसे जीवों की आबादी हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है क्योंकि वे या तो संख्या में कम है या बदलते पर्यावरण पर जो है परभक्षण मानकों द्वारा संकट में है। निम्नलिखित में से IUCN के द्वारा किए गए वर्गीकरण में सबसे ज़्यादा खतरा किसको है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का वन्य विलुप्त, यानी कि वन्य यानी कि जो वनस्पतियां उनके विलुप्त पर, यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में यहाँ पूछा जा रहा है कि जैव विविधता यानी जैव विविधता हॉट स्पॉट का प्रयोग सबसे पहले ब्रिटिश जैव विज्ञानी नॉर्मन मायर्स ने जो है 1988 में किया था, जो कि ऐसे क्षेत्र को संदर्भित करता था जिसमें स्थानिक प्रजातियों का असाधारण स्तर और उनकी प्राकृतिक निवास स्थान की हानि का गंभीर स्तर हो। भारत में वर्ष 2017 के आरंभ में ऐसे कितने हॉट स्पॉट जो है चिन्हित किए गए हैं इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी दो हॉट स्पॉट को जो है चिन्हित किया गया है भारत में वर्ष 2017 के आरंभ में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस मुख्य शहर में पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, 1992 में आयोजित किया गया, कहाँ पर इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए रियो डी जेनेरिया में, ये जो है ब्राज़ील में स्थित है, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधनों के लिए एक स्वस्थानिक संरक्षण नहीं है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी संरक्षित क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि माउना लो हवाई में जो है किस लिए प्रसिद्ध है। ये जो है माउना लो हवाई जो कि USA में
है ये किस लिए प्रसिद्ध है इन चारों विकल्पों में से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 1957 से वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर की निरंतर निगरानी के लिए जो है माउना लो हवाई जो है जो कि यूएस में है, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कई सारे ऐसे प्रश्न भी रहेंगे जो कि अपने आप में वो आपको उलझाएंगे, लेकिन आप एक बार से 2 बार से 3 बार उस प्रश्नों को अच्छे से पढ़िएगा, फिर उसके बाद जो है उसका आंसर देने का प्रयास करिएगा। अगर फर्स्ट टाइम आपने क्वेश्चन पढ़ा थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होता है तो आप उसको इत्मीनान से पढ़ें, या तो आप उसको छोड़ दें प्रश्न को, अगले प्रश्न को करें और लास्ट में आपके पास समय बचता है तो आप उस प्रश्न को पुनः जो है प्रयास करें सॉल्व करने का। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है इन चारों विकल्पों में से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में। टिहरी बांध जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि IUCN का अर्थ क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पर ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा IUCN का। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विश्व के किस शहर में सर्वप्रथम स्मॉग की घटना संज्ञान लिया गया था? जो स्मॉग की घटना हुई थी उसको संज्ञान में लिया गया था इन चारों विकल्पों में से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, लंदन में। तो सबसे पहले जो है स्मॉग की घटना है वो लंदन में हुई थी और वहीं से जो है इसको संज्ञान में लिया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट का विवरण किसके आधार पर किया जाता है इन चारों में से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्थानिक फूल के पौधे और खतरे की आशंका के आधार पर जो है जैव विविधता हॉटस्पॉट का विवरण जो है किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया और कवक का उपयोग करके ठोस अपशिष्ट को जैविक खाद में परिवर्तित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है इन चारों में से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, उसको जो है खाद कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, मैचिंग वाला क्वेश्चन है और इसको आइए मैच करते हैं। पहले देखिए दिया गया है कि वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से सूची 1 और सूची 2 में सूची 2 से जो है सुमेलित करना है, और यहाँ पे सूची 1 है, यहाँ पे सूची 2। तो आइए इसको मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका पहला मैच करेगा वो मैच करेगा चौथे के साथ, यानी कि ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट, ये घटना जो है क्षोभ मंडल में होती है। फिर इसके बाद बी जो आपका मैच करेगा वो पहले के साथ मैच करेगा। रेडियो तरंगों जो है वापस पृथ्वी पर भेजना, जो रेडियो तरंग होती हैं उनको पृथ्वी पर वापस भेजना, ये आयन मंडल में होता है। और इसके साथ जो तीसरा हमारा मैच करेगा इसमें वो दूसरे के साथ मैच करेगा। ओजोन गैस का मिलना, ये समताप मंडल में मिलता है हमें ओजोन गैस। और अगला जो लास्ट डी वाला मैच करेगा वो तीसरे के साथ मैच करेगा। तापमान में गिरावट का बंद होना, यानी तापमान में जो है गिरावट का बंद होना, ये क्षोभ मंडल के अंतर्गत होता है, क्षोभ मंडल ठहराव के अंतर्गत। तो इस प्रकार से आप इसको मैच कर लेंगे और यहाँ पर जो कूट में आप चेक कर लेंगे कि आपके मैचिंग के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मैचिंग के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आई होप कि आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण दिवस जो है आपका 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जीव को जल प्रदूषण के सूचक के रूप में माना जाता है इन चारों में से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, एस्चेरिए कोली। देखिए नाम थोड़ा सा अटपटा लग रहा है लेकिन आपको याद कर लेना है, एस्चेरिए कोली। प्रश्न में यही पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से कौन से जीव को जल प्रदूषण के सूचक के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की घोषणा की थी इन चारों विकल्पों में से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 2008 में। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पौष्टिकता स्तरों यानी कि ट्रॉपिक लेवल का निर्माण किससे होता है इन चारों विकल्पों में से?
तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रृंखला में जुड़े हुए खाद्य जीवों से। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में यहां पर पूछा जा रहा है कि जैव विविधता की समृद्धि की दृष्टि से निम्नलिखित में से विश्व का अग्रणी क्षेत्र कौन सा है इन चारों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। प्रश्न में यही पूछा गया कि जैव विविधता की समृद्धि की दृष्टि से इन चारों विकल्पों में से विश्व का अग्रणी क्षेत्र कौन सा है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो है सबसे ज्यादा जो है जैव विविधता देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि ऑर्गेनिक भोजन मानव स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठतर माना गया है, क्योंकि यह किस कारण से जो है इसको श्रेष्ठतर माना गया है ऑर्गेनिक भोजन को मानव के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यह कृत्रिम उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाया जाता है, इसलिए ऑर्गेनिक भोजन मानव स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठतर माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए अगले प्रश्न में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में स्थित कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 10 को यूनेस्को की MAB सूची में शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से सबसे बाद में किस जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व को सम्मिलित किया गया है, इन चारों में से पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अगस्त्य मलाई, जो कि केरल और तमिलनाडु में है। इसको जो है सबसे लास्ट में सम्मिलित किया गया था, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पर्यावरण पर सबसे बड़ा प्रभाव किस कारक के द्वारा पड़ता है इन चारों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मानव हस्तक्षेप के कारण जो है पर्यावरण पर सबसे बड़ा प्रभाव जो है पड़ता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑप्शन राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि मानव जाति की आवश्यकताओं और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच का संतुलन बनाए रखने को क्या कहते हैं इन चारों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संधारणीय विकास इसको कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि का कौन सा संकेत होगा इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सागरीय जल के स्तर में वृद्धि। ये जो है आपका औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि का जो है संकेत होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जीवाश्म ईंधन दहन का उप उत्पाद है। निम्नलिखित में से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के संदर्भ में सबसे स्वच्छ स्रोत कौन सा माना जा सकता है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कोयला। कोयला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में यहाँ पूछा जा रहा है कि वर्मी कंपोस्ट एक उर्वरक बनाने की विधि है और निम्नलिखित में से कौन सा जीव इस विधि में प्रयोग किया जाता है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, केचुआ। तो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए जो है केचुए का जो है इस्तेमाल किया जाता है। और वर्मी कंपोस्ट देखिए कैसे तैयार किया जाता है। तो ये नेचुरल वेस्ट जो निकलते हैं उसके द्वारा वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है। जैसे किचन से साग सब्जियां हो गई और भी कई सारे पेड़ के पत्तियां हो गई, यानी कि जो नेचुरल वेस्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि प्लास्टिक और भी जो है रबर की पाइप, ये सभी जो है इनको कंपोस्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आपको नेचुरल वेस्ट के द्वारा जो है वर्मी कंपोस्ट उर्वरक तैयार किया जाता है और इसको तैयार करने में केचुए की जो है मदद ली जाती है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि किसान का मित्र भी जो है इसको कहा जाता है, केचुओं को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी विधि है जो उपयोग करने योग्य अच्छी गुणवत्ता के जल की आपूर्ति को बढ़ा सकती है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लाउड सीडिंग। तो क्लाउड सीडिंग जो है उपयोग करने योग्य अच्छी गुणवत्ता के जल की आपूर्ति को बढ़ा सकती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और उम्मीद करता हूं मैं कि जितने भी क्वेश्चन आप सभी को कराया हूं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए और कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा।
और किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। वीडियो देखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं, तो कोई क्वेश्चन अगर त्रुटिपूर्ण हो जाता है तो उसके बारे में मुझे ज़रूर अवगत कराएं, मैं उसको जो है सही करने का प्रयास करूँगा। और वीडियो को बनाने में बहुत सारा टाइम और एफर्ट लगता है, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन और अप्रिसिएशन मिलता है। हमें लगता है कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं और हमें जो है आपके लिए निरंतर काम करना चाहिए। तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें दूसरे दोस्तों के साथ। अगर लगता है कि आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली है तो आप दूसरों को शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। देखिए, मैंने एक ही वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन जो है इंक्लूड या शामिल करने का प्रयास किया है कि ताकि आपको बहुत सारा वीडियो देखना ना पड़े। इसमें से जो है 3 से 4 प्रश्न जो है आपका पीपुल एंड इन्वायरमेंट यानी कि लोक विकास और पर्यावरण वाले यूनिट से कवर हो जाएं। तो अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और उसके बगल में जो है बेल आइकन का बटन होता है उसको भी आप प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे लगभग सभी एग्जामों की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो उनसे जुड़े जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आसानी के साथ प्राप्त हो जाएगा। तो आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।